नमस्ते भारत। आज हम पानी के जहाज के बारे में कुछ विचित्र जानकारियां जानेंगे। जैसे कि इस जहाज में ब्रेक कैसे लगती हैं, इतना भारी होने के बाद ये पानी में डूबता क्यों नहीं। जैसे कि कार और बस में लाइट होती है ना रात को देखने के लिए, ऐसे ही क्या इसमें लाइट होती है? अगर नहीं होती तो भाई जो सेलर है इसके अंदर वो कैसे देखता है? बर्फ में ये पानी के जहाज कैसे चलते हैं? बर्फ में मतलब कुछ ठंडी जगह होती हैं, आर्कटिक रीजन हो गया, अंटार्कटिका हो गया, रसिया में जब -35 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ का समुद्र जम जाता है। तो उस जगह ये पानी के जो जहाज हैं, वो समुद्र में कैसे चलते हैं? चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी बकैती के। तो देखो जहाज कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ये हो गया आइस ब्रेकर शिप। ये एक अलग किस्म का शिप होता है, बहुत महँगा शिप होता है। रसिया के पास 40 से ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है, ठीक है? तो ये आइस को तोड़ने के काम आता है। कैसे तोड़ता है? समझेंगे। एक फाइटर शिप्स होते हैं, ठीक है? फाइटर शिप्स कैसे होते हैं? जो कि फाइटिंग के लिए काम आते हैं। इंडियन नेवी के पास जैसे कि अपना ये आईएनए विक्रांत है, स्वदेशी जहाज है भैया। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड हो जाता है, एरोप्लेन भी लैंड हो जाता है, फाइटर जेट भी लैंड हो जाता है। बंदूकों से लैस है ये जहाज। जहाँ भी किसी को फोड़ना हो, तोड़ना हो तो ऐसे फाइटर शिप्स जाते हैं। अब एक होता है कार्गो शिप, जो कि मर्चेंट नेवी के पास होते हैं। ये सिर्फ व्यापार के लिए काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया का सामान रसिया, रसिया का सामान इंडिया लेके आना है, तो ऐसे शिप्स का इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर हज़ारों कंटेनर लादे जाते हैं। अब ऐसे शिप्स को समुद्री लुटेरे जो होते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। अब सर लूटते क्यों हैं? क्योंकि इसके जो अंदर लोग हैं, वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते। कारण क्या है? हम जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो कई सारे देशों से होके गुज़रना पड़ता है। तो ये व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, ये फाइटर शिप नहीं है, इसीलिए ये अपने पास हथियार नहीं रख सकते, बंदूकें नहीं रख सकते, गोला-बारूद नहीं रख सकते, ठीक है? तो फिर ऐसे समुद्री लुटेरे जो आते हैं, छोटे-छोटे जहाज़ों में आएँगे, नावों में आएँगे और कंटेनर लूट के ले जाते हैं। इनके पास बंदूकें भी होती हैं। नाइजीरिया में ऐसे बहुत लोग शिप लूटने की कोशिश करते हैं। तो इनसे ये लोग कैसे छुटकारा पाते हैं फिर कार्गो वाले? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है, इनके पास बंदूक नहीं होती तो। जैसे कि वाटर कैनन। जब आप बीपीएससी एग्जाम का विरोध करते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर वाटर कैनन चला के भगाया जाता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर वाला वाटर कैनन इनके ऊपर मारा जाता है। उससे भाग जाएँ तो ठीक है, नहीं भागेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है, जिसका नाम है एलआरएडी, लॉन्ग रेंजिंग एकॉस्टिक डिवाइस। कार्गो जहाज़ों में ऐसे साउंड प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस लगाए जाते हैं, जिससे जो बाहर ये लोग चोरी करने आए हैं, इनके कानों को बहरा किया जा सके, इनके सर में बहुत तेज दर्द किया जा सके, एक साथ, बहुत जल्दी। तो इसको बोलते हैं एलआरएडी डिवाइस। तो फिर इस डिवाइस को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भागना पड़ता है। अगर इससे भी नहीं भागते तो 2-3 तरीके और होते हैं, उन्हें अपना लेते हैं ये लोग। खैर, अब अगला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार रात को विजिबिलिटी के लिए ये जो शिप्स होते हैं, उनमें लाइट कैसी लगाई जाती हैं? या लाइट नहीं होती तो क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, आपकी जो कार और बस होती है, वो सीधे स्ट्रेट रोड पे चल रही होती है ना? और उसमें विज़िबिलिटी के लिए देखने के लिए लाइट होती है, जो कि लगभग 100 मीटर की दूरी तक दिखा सकती है। अब इस लाइट का डिसएडवांटेज क्या है? कि भाई ये सामने जैसे-जैसे आगे जाएगी, फैल जाएगी। स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, फैल जाती है। जिसकी वजह से जो सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, उसे इरिटेशन होती है, उसे परेशानी होती है। तो अब ये तो चलो कार है, स्कूटी है, तो 100 मीटर तक हमें देखना है, ठीक है, चल रहा है काम। लेकिन जहाज जो होता है वो खुद 250 मीटर लंबा होता है। अब उसके लिए 100 मीटर देखने के लिए लाइट थोड़ी ना आएँगे। फिर तो भैया हाई इंटेंसिटी की लाइट भी तो लगा सकते हैं, जिसकी तीव्रता बहुत अच्छी हो, वो ऐसी लाइट भी तो लगा सकते हैं। तो चलो भाई, ऐसी लाइट भी लगा सकते हैं मान लिया। लेकिन ऐसी लाइट कैसी लाओगे भाई जो 4-5 किलोमीटर दूर तक देख सके? और समुद्री जहाज में तो 4-5 किलोमीटर दूर का पता होना चाहिए। क्योंकि जब समुद्री जहाज की हम ब्रेक लगाते हैं, बताऊँगा कैसे लगाते हैं। वो ब्रेक ही 4-5 किलोमीटर के बाद काम करती है। मतलब अभी ब्रेक लगाओगे तो 3-4 किलोमीटर के बाद रुकेगा समुद्री जहाज, ऐसा काम होता है। तो फिर ऐसी कौन-सी लाइट लगाओगे? तो ऐसी लाइट एक जहाज ने लगाई भी थी। वो जहाज मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा। ये जापान का जहाज है, अकात्सुकी नाम है इसका। सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब इन्होंने एक लाइट लगाई थी, कार्बन ट्यूब लाइट, बहुत ऊपर, जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी की थी, जिससे ये 2.5 किलोमीटर तक के आसपास का एरिया देख पा रहे थे। अब ये जापान का जहाज लेके रसिया जा रहे थे, बंदूक, असलो, बारूद सबसे भर के लड़ने के लिए। अब अमेरिका से होके जैसे ही गुजरे, अब इन्हें ये तो याद था कि हमें आस-पास 2.5 किलोमीटर देखना है, लेकिन ये भूल गए कि इतनी हेवी लाइट लगा के अगर हम
अंधेरे में चलेंगे तो हमें 20 किलोमीटर दूर से ही कोई देख लेगा। तो अमेरिका से जब ये निकल रहे थे, तो वहां की जो नेवी थी, अमेरिकन नेवी, उसने 2-4 बम मारे, पूरा जहाज खत्म कर दिया कि सालो तुम रसिया जाओगे लड़ने के लिए, वो भी हमारी जगह से निकल के, है ना? तो ये लाइट लगाने का नुकसान क्या हुआ? पेले गए। और दूसरी बात क्या, इस लाइट से कोई अगर दूसरा जहाज सामने से आ रहा होता तो उसकी दिशा भटक जाती, वो समझ नहीं पाता कि मैं किधर जा रहा हूं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस थे, फिर भी ये डूब ही जाता। तो एक ये कारण है कि इतनी हैवी लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, लाइट की वजह से एक और इंसिडेंट हुआ था। टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था। सबसे पहली बार अपनी पहली यात्रा पे वो निकला था 1500 लोगों को लेके। सामने आइसबर्ग आया, बर्फ की चट्टान आई, ठीक है? सेलर जो है उसे 500-600 मीटर पहले ही पता चल गया था कि भाई सामने बर्फ की चट्टान है। मैनुअली दूरबीन लेके पता करते थे पहले ऐसे कि भाई बर्फ की चट्टान कितनी दूर है, ब्रेक लगाओ, ऐसे करते थे। तो उसने भाई ब्रेक लगाई, कहाँ रुकेगा 500-600 मीटर में, रुका ही नहीं, सीधे टकरा गया आइसबर्ग से। टकराने के बाद उसमें छेद हुआ, डूब गया वो, है ना? 1500 लोगों को ले डूबा। अब ये सब इतने जब कांड देखे, तब एक कमेटी बैठी जिसका नाम था इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देशों के लोग बैठे। उन्होंने डिस्कशन किया कि यार रात को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे समुद्र में होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। तब ये समझ में आया कि ऐसा करो, जहाज में छोटी छोटी 3 लाइट लगा दो, एक वाइट कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। अब इसके पीछे की उन्होंने पूरी साइंस लगाई। कैसी साइंस लगाई? कि जो व्हाइट कलर की लाइट है या येलो कलर की लाइट है वो तो ऊपर होनी चाहिए, ग्रीन कलर की लाइट इधर होनी चाहिए, और उधर होनी चाहिए रेड कलर की लाइट, ठीक है? आगे पीछे भी 2 लाइट लगा दो छोटी-छोटी, जिनको केवल 6 मील दूरी से देखा जा सके। मतलब अगर मान लो यहाँ छोटा-सा बल्ब बिल्कुल अंधेरे में जल रहा है, तो वो आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। तो इसी तरीके की ये लाइट लगाई कि भाई तुम मत देखो इससे, पर तुम्हें कोई दूर से देख ले, जिससे कोई तुम में ठुके ना, एक्सीडेंट ना कर दे, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट लगा दी, इन सब के अलग-अलग मतलब होते हैं। जैसे कि मान लो किसी को तीनों व्हाइट लाइट जलती हुई दिखाई देंगी, ये व्हाइट लाइट तीनों जलती हुई दिखाई देंगी, तो इसका मतलब एंकर हो रखा है वो जहाज। वो जहाज रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, ठीक है? किसी तट पे या बीच में एंकर डाल दिया है जिसको रोक दिया है। तो तीनों व्हाइट लाइट का मतलब है ये जहाज रुका हुआ है, पीछे वाला जो सेलर होगा दूसरे जहाज का, वो उस जगह से डाइवर्ट हो जाएगा और रूट दूसरा पकड़ लेगा, ठीक है? तीनों लाइट जली हुई हैं, तो जहाज नॉट अंडर कमांड, जहाज कमांड में ही नहीं है। एक डायलॉग भी है, रेड ओवर रेड सेलर इज डेड। इसका मतलब वो जहाज बहुत खतरे में है, ठीक है? अब इन लाइट से कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने एंगल तक दिखना चाहिए, उसके पीछे भी इन्होंने बहुत गहन चर्चा की कि जो ऊपर व्हाइट लाइट लगी होगी वो 225 डिग्री तक दिखेगी, ये 112.5 डिग्री तक दिखेंगी, ये 112.5 डिग्री तक दिखेंगी, ठीक है? तो ये 3 लाइटें हैं, कभी व्हाइट जलती है, कभी ग्रीन जलती है, कभी रेड जलती है, कभी येलो जलती है, ऐसे अलग-अलग कॉम्बिनेशन का अलग-अलग मतलब होता है, ठीक है? तो इस तरीके की लाइट का इस्तेमाल होता है। पर इससे क्या है, दूसरा व्यक्ति ये तो समझ जाता है कि यहाँ पे ये जहाज स्थित है, इसकी ये वाली एक्टिविटी अभी होने वाली है, पर साला पहाड़ को थोड़ी दिखेगा, जो बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान है उसको थोड़ी पता चलेगा जहाज आ रहा है, और ना वो हमें इन छोटी-छोटी लाइट से दिखेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? अब बड़ा प्रश्न ये था। तो आजकल के जो जहाज आ रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, वो एकदम कंप्लीट जहाज हैं लगभग, अब उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एक्सीडेंट से रिलेटेड। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो ऊपर देख रहे होते हो ना, ये जो सबसे ऊँची बहुत ऊपर, ये जो डिवाइस लगी रहती है, इसको बोलते हैं रडार सिस्टम। प्रत्येक जहाज पे लगा होता है। इसको बोलते हैं हम रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग डिवाइस। अब इसका इस्तेमाल करके, रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके, कौन-सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ये वाला बर्फ का टुकड़ा कितनी दूरी पर है, नीचे कोई बड़ी मछली तो नहीं है जो प्रोपेलर से कट जाए या प्रोपेलर से टकरा जाए, ये सब इसके आसपास का ब्यूरो पता लगता रहता है कि इसके आसपास क्या है, 5 माइल दूर क्या होगा, 8 मील दूर दुश्मन तो नहीं है, सब कुछ इससे पता लगता रहता है, रडार सिस्टम। तो ये जो सबसे बड़ी दुविधा थी कि हम दूर का कैसे देखें समुद्र में, वो इससे पूरी होने लग गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर लेते हैं। तो इस डिवाइस की मदद से पानी के जहाज का टकराना बंद हो गया। अब आप भी पढ़ाई में बहुत टक्कर खा रहे हो, तो आप भी टकराना बंद कर दो, क्योंकि मेरा खुद का एप्लीकेशन है फन इन पाठशाला, जिस पे मेरी टीम और मैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम का पढ़ाते हैं। ठीक है?
क्लास 9 से 12th IIT जेईई नीट का मैं खुद फिजिक्स स्पेशल पढ़ाता हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ। और कपड़े से भी सस्ते दामों में हमारे सारे कोर्स हैं, बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सनी सर की इच्छा हर घर में शिक्षा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लेके एप्लीकेशन डाउनलोड करना। अभी रुको, क्वेश्चन बच रहे हैं 2-3, वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सुनो, वो तो डाउनलोड करना, और भी इंटरेस्टेड कई वीडियोस हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। चलो, अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अब हम समझेंगे शिप में ब्रेक कैसे लगती है। रोड पे तो आसानी से ब्रेक लग जाती है, किसी भी गाड़ी में ब्रेक मारो ऐसे लग गई, लेकिन शिप में नहीं लग पाती, क्योंकि शिप में होता है पानी, ऊंची नीची लहरें होती हैं, है ना, और वहां पे इतना रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं होता जिसकी वजह से शिप आसानी से ब्रेक लगा के रुक जाए। तो उसमें प्रोपेलर का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस चीज की वजह से वो आगे जाता है उसी चीज की वजह से वो रुकता है, ये है वो प्रोपेलर। पुराने टाइम में जो शिप्स होते थे उसमें जो प्रोपेलर लगा रहता था वो होता था फिक्स्ड प्रोपेलर। जैसे कि मैं टाइटैनिक जहाज की बात करूं तो उसमें फिक्स्ड प्रोपेलर था। इसका काम क्या है, ये एक ऐसा प्रोपेलर है जो कि एक डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे ऐसे, तो शिप आगे जाएगा। अब शिप को रोकना है तो इंजन बंद करना पड़ेगा, तो इंजन बंद करेंगे तो प्रोपेलर घूमना बंद हो जाएगा, तो जिससे क्या धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी बोट की, शिप की, तो ये धीरे धीरे रुकने लग जाएगा। फिर दोबारा से इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चालू करते हैं, जिससे ये उल्टा घूमेगा तो शिप पीछे जाना चाहेगा। अब पहले तो इसे बंद करो, फिर इसके रुकने का इंतजार करो, फिर इसे उल्टा घुमाओ, तब जाके ये कहीं रुकेगा। उल्टा घुमाने के बाद फिर इसे बंद करो, नहीं तो फिर वो पीछे नहीं आने लग जाएगा, इसीलिए बंद करना पड़ता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर बाद जाके ये शिप रुकता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें फ्यूल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि इस प्रोपेलर को घुमाने के लिए 14 सिलेंडर का इंजन यूज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है अगर एक शिप को रोका जाए तो। इसी चीज को सही करने के लिए आजकल के शिप में जो प्रोपेलर इस्तेमाल होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखो, ये जो प्रोपेलर है ना, अब जैसे जैसे ये घूम रहा है शिप आगे पीछे होती जाएगी। ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है इंजन की से, और 14 सिलेंडर के इंजन से ये मोटर घुमाई जाती है। ये देख रहे हो आप कितना बड़ा प्रोपेलर है। अब आजकल के जो प्रोपेलर होते हैं वो कंट्रोल्ड शिफ्ट एंगल प्रोपेलर होते हैं, यानी कि ये जो प्रोपेलर देख रहे हो ना, इसकी जो पंखड़ी है इसके एंगल बदले जा सकते हैं आराम से, देखो इसके एंगल देखो बदले जा सकते हैं। इन्हें बोलते हैं कंट्रोल्ड पिच एंगल प्रोपेलर। अगर मान लो हमें शिप को आगे ले जाना है तो इसका एंगल कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। अब देखो इससे ये क्या करेगा, पानी को पीछे धक्का देगा, तो पीछे बनेगा हाई प्रेशर और आगे हो जाएगा लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ शिप आगे बढ़ती जाएगी। शिप आगे बढ़ रही है पानी को पीछे धक्का देते हुए। लेकिन अगर मान लो इसे ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगाते समय क्या करेगा, अब एक बटन दबाया जाएगा अंदर से, फिर इस प्रोपेलर की जो डायरेक्शन है, इसका जो पिच एंगल है वो बदला जाता है। शिप को बंद नहीं किया जाता, इंजन को बंद नहीं किया जाता, प्रोपेलर का जो डायरेक्शन है उसके एंगल को बदला जाता है, जिससे वो क्या करेगा, पानी को आगे की तरफ धक्का देगा। जब वो पानी को आगे की तरफ धक्का देगा, जैसे कि मान लो किसी को पता चल गई कि बर्फ की चट्टान है, तो वहां से वो स्विच ऑन करेंगे, वहां से कंट्रोल्ड पिच एंगल वाला जो प्रोपेलर है इसका एंगल बदल जाएगा। देखो इस तरीके से एंगल बदल जाएगा। अब एंगल बदल गया, ये घूम तो ऐसे ही रहा है जैसे पहले घूम रहा था, इसे रिवर्स नहीं किया घुमाना, लेकिन अब की बार ये पानी को पीछे ना धक्का दे के आगे की तरफ धक्का देगा। फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर से पिच एंगल बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कम होने के बाद ये बैक भी जा सकता है, पीछे नहीं ले जाना, उन्हें सिर्फ रोकना है। तो फिर से पिच एंगल बदल के इसे आगे ले जाया जाएगा। अगर इसे वहीं खड़ा करना है तो यहाँ से एक एंकर फेंकते हैं जो कि समुद्र के अंदर गाड़ा जाता है, फिर वो सिर्फ अपनी जगह व्यवस्थित खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, क्योंकि पानी की लहरों से भी तो बचाना है, पानी के भाप से इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत। तो यहाँ से एक एंकर फेंका जाता है, मतलब बहुत मतलब बड़ा विशाल चैन से लटका के उसे नीचे फेंका जाता है, जिसमें बहुत नुकीले होते हैं, वो समुद्र के रेत में गड़ जाते हैं। फिर वो सिर्फ आराम से व्यवस्थित खड़ा रहता है किनारों पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ब्रेक लगती है, आप समझ गए होंगे। सारा का सारा खेल किसका है, प्रोपेलर का। और आजकल के जो प्रोपेलर है वो कंट्रोल्ड पिच एंगल वाले प्रोपेलर होते हैं। अब आएगा मजा, अब हम सीखेंगे आखिरकार बर्फ में ये शिप कैसे चलते हैं। यही सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो मुझे आज का लग रहा है कि यार देखो, रसिया जैसी जगह, अंटार्कटिका जैसी जगह, आर्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा बर्फ की परत हो जाती है ना, बहुत मोटी बर्फ की परत होती है, बहुत चौड़ी होती है।
अब इसके लिए जो शिप इस्तेमाल होते हैं इनका नाम है आइस ब्रेकर शिप, यानी कि इनका काम क्या है, आइस को तोड़ना। आइस ब्रेकर शिप में ये जो आगे देख रहे हो ना आप हिस्सा, ये बहुत मोटी परत का बहुत मोटी स्टील का बना हुआ होता है। इतनी मोटी स्टील होती है और कुछ मिश्र धातु भी होती है जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत होता है और बहुत भारी होता है। अब आप बड़े ध्यान से सोचो, बर्फ को ऐसे धक्का देके तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर से जब कोई वजन पड़ेगा तो ग्रेविटी और हाई प्रेशर की वजह से वो बर्फ टूट जाएगी। तो ये इतना ज्यादा भारी शिप होता है आइस ब्रेकर शिप, और ये नॉर्मल एनर्जी से नहीं चलता। इसमें ना न्यूक्लियर रिएक्टर के इंजन लगे होते हैं जिसकी वजह से ये चलता है। तो चला के देखते हैं पहले। तो देखो जैसे ये चल रहा है तो आप देख रहे होंगे बर्फ को तोड़ता हुआ जा रहा है, तोड़ता हुआ जा रहा है। 9 फीट चौड़ाई तक ये बर्फ को तोड़ता हुआ जा रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बर्फ को तोड़ता हुआ जाता है, क्योंकि ये जो धनुष आकार का जो इसका हिस्सा है बाव, वो है ना बर्फ को ऐसे मारता जाता है जिससे बर्फ चटकती जाती है, ये आगे बढ़ता जाता है। तो जो पीछे से पारे होते हैं उनके लिए भी ये रास्ता छोड़ देता है। देखो कैसे चटक रही है बर्फ, है ना, उनके लिए भी ये रास्ता छोड़ देता है। कहीं एक और वीडियो ली होगी मैंने, देखो किस तरीके से बर्फ अलग हो गई। इसको और अच्छे से यहाँ समझते हैं। ये देखो आप, वो ऊपर से टॉप व्यू देख रहे थे, अब यहाँ पे देखो आप इसका फ्रंट व्यू, कैसे ये बर्फ को काटते हुए जा रहा है। कितना हैवी हिस्सा है ये। आइस ब्रेकर शिप का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि बर्फ को काटते हुए वो पीछे वाली शिप्स के लिए एक रास्ता बनाता हुआ चले। तो ये है ना, अब पीछे जो भी शिप्स आएंगी उनके लिए रास्ता बनाता हुआ चल रहा है, इसीलिए इस शिप का इस्तेमाल करते हैं। रसिया के पास ये बहुत ज़्यादा शिप हैं, 40 से ज़्यादा की संख्या में, और ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, बहुत विशालकाय शिप होते हैं, भारी बनाने पड़ते हैं जिससे बर्फ को आसानी से तोड़ा जा सके। तो आज की वीडियो का अंत यहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरी जो नई जो वीडियोस आती रहती हैं उसके लिए जुड़े रहो और प्ले लिस्ट पे भी जाके चेक कर लो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।